जिग्नेश। Partners. हाँ, Persons who have entered into partnership with one another are individually called partners. देखो पार्टनरशिप का मतलब अपन अभी पढ़ेंगे। तो जिन पर्सन्स ने आपस में मिल के एक पार्टनरशिप बनाई है उनको, दोनों को या दो से अधिक लोगों को हम पार्टनर्स बोलते हैं। मिनिमम दो जने चाहिए पार्टनरशिप बनाने के लिए। एक पार्टनर खुद से, एक आदमी खुद से ही पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। सो मिनिमम दो जने चाहिए पार्टनरशिप बनाने के लिए। सो हु आर पार्टनर्स? पर्सन्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पर्सन्स who have entered into partnership with one another are individually called partners. Persons who have entered into partnership with one another are individually called partners. इनको हर एक को individually partner बोला जाता है। ठीक है। सेकंड, जिग्नेश। The following persons are not deemed to be partners: members of HUF carrying on a family business, a Burmese Buddhist husband and wife carrying on a business. ये देखो, इन लोगों को जो है कभी भी पार्टनर्स मत समझ लेना। आप लोग जानते हैं ना एचयूएफ क्या होती है? व्हाट इज एग्जैक्टली एन एचयूएफ? एचयूएफ का फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये बिजनेस करने का एक और फॉर्मेट है। जैसे कि एक फॉर्मेट हो गया प्रोप्राइटरशिप, उसमें एक, या सोल ट्रेडर जिसे आप लोग बोलते हैं। तो इसमें एक अकेला बंदा होता है, यदि उसको बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो प्रोप्राइटरशिप बोल सकता है या सोल ट्रेडर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है। देन सेकेंड फॉर्मेट, यदि दो जनों को मिलकर बिजनेस करना है तो या तो वो पार्टनरशिप खोल सकते हैं अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, या फिर वो एलएलपी खोल सकते हैं अंडर द एलएलपी एक्ट 2008, या फिर वो क्या कर सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं। ठीक है। और यदि वो एक ही परिवार के लोग हैं तो वो एचयूएफ के अंडर भी अपना बिजनेस चला सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर भी अपना बिजनेस चला सकते हैं। अब अनडिवाइडेड फैमिली है, तुम्हारे परदादा जी के दो बच्चे हुए, यानी कि तुम्हारे दो दादाजी, दोनों की दो दो संतानें हुए, एक तुम्हारे पापा एक चाचा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब मुझे ये बताइए, ये अभी तक इनमें फैमिली, इनकी प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हुआ, फिर तुम आ गए, तो ये अनडिवाइडेड फैमिली चल रही है, इसके लोग मिलके इसमें धंधा कर रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द फॉर्मेट, बहुत सारे लोग एक साथ आ गए यहाँ पर। ठीक है। तो ये सब लोगों को, आपको जो एचयूएफ के को पार्टनर्स हैं इनको पार्टनर्स नहीं मानना है। क्या ये बात बुद्धि में घुसी पहली? यस सर। ठीक है। सेकंड बात, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं। सेकंड है, अ बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस। देखो, बर्मीज मींस बर्मा में, तो बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ ये दोनों साथ मिलकर धंधा करते हैं, लेकिन इनको पार्टनर नहीं मानना है। बड़ी अजीब सी बात है सर, हमारे यहाँ क्या काम है इनका? तो भैया काम इसलिए क्योंकि मैं जो अब आपको बात बताने वाला हूँ वो एक गोल्डन रूल है पार्टनरशिप का। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। पार्टनरशिप is always created by an agreement. Partnership is always created by an agreement between the persons, and partnership is never created by status. आपके स्टेटस के कारण आपको पार्टनर नहीं माना जाएगा, लेकिन it is always created by an agreement between various persons. सर इसका क्या मतलब हुआ? मैंने आपको बताया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 वाला, वो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से निकला हुआ है, 1872 में से। कल बताया था ना दैट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1872 में से ही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी निकले हुए हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से निकला हुआ है। क्यों? क्योंकि जब दो या दो से अधिक जने साथ मिलके एक पार्टनरशिप चालू करना चाहते हैं तो उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनाना पड़ता है या नहीं पड़ता है आपस में, जिसमें करीब करीब जो भी बातें उनके दिमाग में आती है उससे मुतल्लिक
वो लिख देवे या कॉन्ट्रैक्ट बना लेवे, आपस में एक मामला फिक्स कर लेवे। सो दैट्स व्हाई पार्टनरशिप इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, यानी कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप बनती है। इट इज नेवर क्रिएटेड बाय स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है आपने किसी फैमिली में जन्म लिया, आपने किसी फैमिली में बर्थ लिया, तो आपको उस फैमिली का स्टेटस साथ में मिल जाएगा। यदि आपने ब्राह्मण फैमिली में लिया है तो ब्राह्मण का स्टेटस मिल जाएगा। यदि आपने बनिया फैमिली में लिया है तो आपको बनिया का स्टेटस मिल जाएगा। यदि आपने ऐसी फैमिली में लिया है जिसमें कोई एचयूएफ ऑलरेडी चल रही थी तो बाय बर्थ आपका उसमें हिस्सा हो जाएगा। लेकिन आपका स्टेटस है, आप इस फैमिली में पैदा हुए तो आपका स्टेटस है कि आप इस फैमिली के मेंबर हैं। तो देखो एचयूएफ कैसे क्रिएट होती है कि उस एचयूएफ फैमिली में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, यदि कोई एक बंदा और बर्थ ले लिया, बंदा या बंदी ने जिसने भी बर्थ ले लिया, वो बाय बर्थ ही इस एचयूएफ में को पार्टनर होगा। पार्टनर नहीं बोलते हैं, को पार्टनर होगा। को मींस और भी लोग हैं उनके साथ में ये भी पार्टनर होगा, ठीक है, इस एचयूएफ का हिस्सा हो जाएगा। बाय बर्थ होगा, बाय स्टेटस उसको ये राइट मिल रहा है उसके फैमिली मेंबर होने के कारण। जबकि पार्टनरशिप में कभी भी स्टेटस से पार्टनरशिप नहीं मिलती है, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होती है। पार्टनरशिप इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पीपल। फर्क समझ में आया आप लोगों को? बोलिए। Yes, sir. तो ये चीज जो है कि एचयूएफ में आप को पार्टनर बन रहे हैं, वो अपने फैमिली में फैमिली मेंबर के स्टेटस के कारण बन रहे हैं। वहां कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बाय बर्थ ही आपको मान लिया जाएगा कि आप इस एचयूएफ के को पार्टनर हैं, आपको सारे राइट्स मिलेंगे उस फैमिली के प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। जबकि पार्टनरशिप में तो जब तक आपने ये एग्रीमेंट नहीं बनाया, जब तक आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया तब तक पार्टनरशिप फॉर्म हो ही नहीं सकती। ये तो हो गई पहली बात। इसी तरीके से जैसा मैंने आपको एचयूएफ का मामला बताया, उसी तरीके से बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ का मामला देख लो। बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ बिजनेस साथ में कर सकते हैं, ऐसा वहां कुछ प्रचलन है, ठीक है। लेकिन केवल शादी होने के कारण हस्बैंड और वाइफ का स्टेटस मिला है, ठीक है, इस वजह से ये कोई पार्टनर नहीं हो जाते हैं, क्योंकि ये स्टेटस के थ्रू हो रहा है, इनमें कोई एग्रीमेंट नहीं बन रहा है आपस में। ये स्टेटस के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साथ में धंधा कर रहे हैं। ये कोई राइट आपने एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं क्रिएट किया है। बोलिए, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। इसलिए क्या अपन ने लिखा था वहां पर? अपन ने लिखा था following persons are not deemed to be a partner, members या co-partners of a HUF carrying on family business, and second a Burmese Buddhist husband and wife carrying on a business। क्योंकि ये तो हस्बैंड और वाइफ स्टेटस के कारण आप बिजनेस साथ में कर रहे हो, कोई आपका एग्रीमेंट थोड़ी है। आइए पॉइंट नंबर 3 की तरफ आइए। हाँ जी, तो बर्मीज वर्ड लिखना जरूरी है? वापस बोल जिग्नेश। सर वो बुद्धिस्ट के आगे बर्मीज वर्ड लिखना जरूरी है? हाँ, क्योंकि ऐसे ही लिखा गया है, बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस। बर्मीज मतलब बर्मा के, बर्मा एक जगह का नाम है। सर हाँ बोलिए। सर मेरे को डाउट था कि एचयूएफ में तो एवरी मेंबर को राइट हो जाता है वो प्रॉपर्टी या वो बिजनेस में। हाँ, तो वो मतलब एचयूएफ में बेसिकली सब मेंबर्स को राइट मिल जाता है ना कि हाँ, इसमें बिजनेस में या प्रॉपर्टी में। पैदा होते ही उसमें तेरा अधिकार। ओके, ठीक है, पैदा होते ही अधिकार है उस बिजनेस में। लेकिन वो एचयूएफ फॉर्मेट में जो बिजनेस चल रहा है वो कोई पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप किससे क्रिएट होती है? एग्रीमेंट से या कॉन्ट्रैक्ट से, स्टेटस से कभी भी क्रिएट नहीं होती है। समझ आ गया? ओके सर, गॉट इट। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 जिग्नेश, फर्म का मतलब समझाइए। Persons who have entered into partnership with one another are collectively called firm. ऐसे persons who have entered into partnership with one another are collectively called a firm। जिन्होंने एक दूसरे के साथ में पार्टनरशिप बनाई है, उन सभी पार्टनर्स को हम कलेक्टिवली फर्म बोलते हैं।
ये 4 पार्टनर्स ने मिलके पार्टनरशिप फर्म बनाई है, तो इन 4 पार्टनर्स को कलेक्टिवली फर्म बोलेंगे। ध्यान रखना, पार्टनरशिप फर्म and partners are not considered as separate legal entity, they are one and the same। आप फर्म बुला रहे हो तो इसका मतलब है उस फर्म के सारे पार्टनर्स आप, यानी कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, दे आर कंसिडर्ड एज वन एंड दी सेम, कोई सेपरेट नहीं है। हम पार्टनर्स की तभी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं कि पार्टनरशिप फर्म ने चुका पा रही है, तो पार्टनर्स के घर के सामान संपत्ति बेच के पार्टनरशिप फर्म की देनदारियां चुकाई जा सकती हैं। सो persons who have entered into partnership with one another are collectively called firms, called a firm। ठीक है, उनको कलेक्टिवली हम फर्म बोल देते हैं। चलिए, फर्म का नाम, पॉइंट नंबर 4। Firm name. The name under which the business is carried on is called the firm name. जिस नाम के अंदर इस फर्म का बिजनेस किया जाता है उसे कहते हैं फर्म नेम। पॉइंट नंबर 5, एक्ट ऑफ फर्म। Act of firm, section 2A. Act of firm means any act or omission by all the partners or by any partner or agent of the firm which give rise to a right enforceable by or against the firm. तो एक्ट ऑफ फर्म का क्या मतलब है? एक्ट ऑफ फर्म मींस एनी एक्ट और ओमिशन by all the partners। Act of firm means any act or omission by all the partners or by any partner or agent of the firm which gives rise to a right enforceable by or against the firm। देखो, फर्म के द्वारा किया गया काम कौन कौन से होते हैं यार? एक्ट ऑफ द फर्म। एक्ट ऑफ द फर्म मींस एनी एक्ट, एक बार ओमिशन के लिए छोड़ दो, एनी एक्ट बाय ऑल द पार्टनर्स, चारों पार्टनर्स या दो से अधिक जितने भी पार्टनर्स थे उन सब ने मिलके काम किया, तो हम उसे एक्ट ऑफ फर्म बोलेंगे। हम उसे क्या बोलेंगे? एक्ट ऑफ फर्म बोलेंगे। ठीक है। सेकेंड, और बाय एनी पार्टनर। देखो, किसी एक पार्टनर ने भी कोई काम किया है ना, और वो जनरल बिजनेस के अंदर ही वो काम किया है, जो इस पार्टनरशिप फर्म का डे टू डे बिजनेस था, उसके अंदर एक ही पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के साथ में जाके कोई कमिटमेंट कर दिया, तो उससे पूरी फर्म बाइंड हो जाएगी, बिकॉज एवरी पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर। तुमको मेरी बात समझ में आई? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? देखो, ध्यान से सुनना। इस फर्म के चारों पार्टनर्स ने कलेक्टिवली मिलकर कोई डिसीजन लिया है, तो वो तो एक्ट ऑफ फर्म कहलाएगा ही कहलाएगा कि इस फर्म ने काम किया है ये। ठीक है। लेकिन इस पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे इसके एक पार्टनर ने, जो डे टू डे बिजनेस है उसमें एक काम में अपनी मर्जी से बिना बाकी के पार्टनर्स को पूछे हुए मिस्टर एक्स के साथ में इस फर्म का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया फर्म को रिप्रेजेंट करते हुए, तो क्या वो भी एक्ट ऑफ फर्म कहलाएगा? हाँ सर, इसने अकेले ने पूरी फर्म और बाकी के पार्टनर्स को बाइंड कर दिया, वो भी एक्ट ऑफ फर्म कहलाएगा। सर ऐसा क्यों? बिकॉज एवरी पार्टनर is considered as an agent of rest of the partners and the partnership firm। हर पार्टनर, ये भी बोल लो, चाहे ये भी बोल लो, चाहे ये भी बोल लो, चाहे ये भी बोल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होगा, देखना, उसमें ये काम आएगा कि कोई 4 जने इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप है या नहीं है। तो हर पार्टनर न केवल दूसरे पार्टनर्स का एजेंट है, एजेंट जैसे काम करेगा, यानी दूसरे पार्टनर्स को अपने कामों से बाइंड कर देगा। एजेंट के काम से प्रिंसिपल बाइंड होता है या नहीं होता है? बताइए, हाँ या ना? यस सर। तो जब ये एक पार्टनर बाकी के पार्टनर्स, जब ये एक पार्टनर बाकी के पार्टनर्स से को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उनका एजेंट हुआ। एजेंट हुआ तो इसके काम से, जो इसने थर्ड पार्टी के साथ में कमिट कर लिए, उससे ये बाकी के लोग तो बाइंड हो ही जाएंगे, बाकी के पार्टनर्स, बिकॉज ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट एंड ही इज आल्सो एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आल्सो। सो हर पार्टनर, चाहे सारे पार्टनर्स ने मिलकर डिसीजन लिया है, चाहे अकेले पार्टनर ने केवल बिजनेस के डे एक्टिविटी में जो इस फर्म से संबंधित है उसमें कोई अकेले ने
यदि कोई डिसीजन ले लिया है तो since he is acting as an agent of rest of the partners as well as agent of the firm, both it will be considered as act of the firm. ये फर्म के द्वारा किया गया काम ही माना जाएगा और सबको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बोलिए, समझ में आया? Yes, sir. So act of the firm means an act or omission by all the partners or by any partner, किसी एक पार्टनर के द्वारा काम किया गया, तो वो मैंने अभी आपको समझाया उसे एक्ट ऑफ फर्म कैसे बनेंगे, और बाय एन एजेंट ऑफ द फर्म। अब ऐसा भी तो होता है, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर की बजाय कोई एक एजेंट अपॉइंट किया कि हमारा ये काम जाके वहां पर आपको करवाना है, तो एजेंट ऑफ द फर्म के द्वारा भी ये काम किया, मतलब फर्म ने एजेंट अपॉइंट किया, तो एजेंट किसका है सर? पार्टनरशिप फर्म का है, तो एजेंट के द्वारा किए गए काम पार्टनरशिप फर्म के द्वारा ही किए गए काम माने जाएंगे। इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ द फर्म। ठीक है भाई? चलिए, अच्छा, कोई भी वो काम which gives rise to a right enforceable by or against the firm, कोई भी वो काम जिससे फर्म बाइंड होती है and which gives rise to a right, वो एक ऐसे राइट को जन्म देता है which is enforceable by the firm और against the firm, जो फर्म के द्वारा एनफोर्स कराई जा सकती है या फर्म के अगेंस्ट एनफोर्स कराई जा सकती है, ऐसे राइट को जन्म देता है। आपने किसी से कुछ कमिट कर लिया तो उससे पूरी फर्म बाइंड होगी, और या तो फर्म उसको किसी तीसरे व्यक्ति के खिलाफ अपने उस राइट को पकड़ ले सकती है। ठीक है, एक्ट ऑफ द फर्म। अब इसमें एक चीज बच गई है समझानी। एक्ट ऑफ द फर्म मींस एनी एक्ट और ओमिशन, कुछ करना था और वो करना रह गया, कुछ करना था और वो करना रह गया, आपने उसे करना ओमिट कर दिया, तो वो भी आपने यदि पार्टनर के कैपेसिटी में किया है तो उससे बाकी के पार्टनर्स और पूरी पार्टनरशिप फर्म बाइंड होने लग जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये अब कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस थी। इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो लोग मिलके पार्टनरशिप बनाते हैं उनको कलेक्टिवली फर्म बोला जाता है। उन पार्टनर्स को, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स कोई अलग अलग नहीं है, कलेक्टिवली फर्म बोला जाता है। फर्म का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। और दूसरा, पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट से बनती है, कभी भी स्टेटस से नहीं बनती है, कभी भी स्टेटस से नहीं बनती है। हाँ जीत पटेल बोलो। सर, अगर 4 पार्टनर में से कोई एक पार्टनर ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और तो उससे तीनों पार्टनर्स बाइंड हो जाएंगे? वो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसकी डिटेल्स जो है ना ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, बशर्ते वो मतलब जनरल बिजनेस के बारे में ही होना चाहिए। जिस बिजनेस में वो पार्टनरशिप फर्म एंगेज्ड है ना, उस बिजनेस के बारे में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है इसके मन में आया, 4 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर के मन में आया मैं तो इस फर्म की जमीन बेच देता हूं, तो बाहर जाके मिस्टर एक्स को इस फर्म की जमीन बेच दी। सिंस ही इज एन एजेंट ऑफ द फर्म, तो क्या अब इसकी जमीन सही में एक्स को मिल जाएगी पार्टनरशिप फर्म की? अरे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कोई जनरल पार्टनरशिप का काम धंधे के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा था। मान लो कोई माल खरीदना है, इसको समझ आ गया कि फर्म के लिए काम का है, ये अकेले बाहर से माल खरीद के ला सकता है क्योंकि वो जनरल नेचर ऑफ बिजनेस में काम का है, उस बाबत ये कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। जनरल नेचर ऑफ बिजनेस के लिए उस बाबत एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, उससे पूरी फर्म बाइंड हो जाएगी और रिमेनिंग पार्टनर्स भी बाइंड होने लग जाएंगे। इसलिए पार्टनरशिप फर्म बहुत सोच समझ कर खोलना। ये अकेला बंदा बिजनेस के हिसाब से कहीं कुछ कमिट करके आ गया, तुम सब उससे बाइंड होने लग जाओगे और पूरी पार्टनरशिप फर्म भी बाइंड होने लग जाएगी उससे। बोलो, समझ आया? यस सर। चलिए, तो ये हमने कुछ डेफिनेशंस देख ली थी। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू बिकम पार्टनर्स। सबसे पहले डेफिनेशन के अंदर मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप देखते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। जिग्नेश, प्लीज डू अस द फेवर। Definitions, section 4. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them
acting for all. इससे बहुत सारा मैटर निकलेगा। कंठस्थ कर लेना, कंठस्थ का मतलब क्या होता है? इस डेफिनेशन को कंठस्थ कर लेना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंठस्थ? याद कर लेना। बिल्कुल, याद कर लेना। तो आपको इस डेफिनेशन को याद करना है। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात आया, पर्सन होने चाहिए भाई। जो पार्टनरशिप बना रहे हैं वो पर्सन होने चाहिए। हु हैव एग्रीड, यानी कि पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आएगा। एग्रीमेंट तो बहुत जरूरी है, ये कोई स्टेटस से नहीं आ रहा है, ये एग्रीमेंट से एग्जिस्टेंस में आ रहा है। सो सेकंड पॉइंट, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। थर्ड पॉइंट, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स of a business. Fourth point. Fifth point, carried on by all or any of them acting for all. Carried on by all or any of them acting for all. ये 5 चीजें, जो 5 एसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप के, वो तो इसी में से निकल के आ गए यार। देखो कौन कौन से। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, यानी कि कौन पार्टनरशिप बना सकते हैं? पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4। पार्टनरशिप में पार्टनर वही जना बन सकता है जो एक पर्सन हो, चाहे नेचुरल पर्सन हो, चाहे लीगल या आर्टिफिशियल पर्सन हो। पार्टनरशिप फर्म में वही जना पार्टनर बन सकता है जो कि एक पर्सन हो, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, आपकी तरह, मेरी तरह, जिग्नेश की तरह, ठीक है, सिया की तरह, निनाद की तरह। हम लोग नेचुरल पर्सन से, बायोलॉजिकल पर्सन से, नेचुरल पर्सन से, नेचर ने हमें पर्सन बनाया। सो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, आइदर नेचुरल पर्सन्स और आर्टिफिशियल पर्सन। हाउ कम आर्टिफिशियल पर्सन्स? ये आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं रे? सर आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जिन्हें लॉ के द्वारा बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ पर्सन having separate legal entity into the eyes of law। जिसकी, जैसे जिग्नेश की सेपरेट एंटिटी है लॉ में, इसका आधार कार्ड अलग बना हुआ है, ये एक अलग पर्सन है। और जिस तरीके से मोहित की अलग एंटिटी है, जिस तरीके से निनाद एक सेपरेट पर्सन है, सबके आधार कार्ड अलग है यार, सब सेपरेट पर्सन है। उसी तरीके से कंपनी को भी एक पर्सन माना गया है। क्यों? क्योंकि इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है कंपनी की। सर सेपरेट किससे? इसके मेंबर्स से। कंपनी इज डिफरेंट, कंपनी अपने इज अ सेपरेट पर्सन। ये अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोल सकती है, अपने पर्सनल नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, अपने पर्सनल नाम पे किसी को स्यू कर सकती है, किसी के द्वारा स्यू करी जा सकती है। ठीक है, ये एक अलग इंसान है, पर्सन है इनटू द आईज ऑफ लॉ। ठीक है, एंड it's a separate legal entity into the eyes of law, separate from whom? Separate from its members। तो यानी कि जो कंपनी की प्रॉपर्टी है ये कंपनी के मेंबर्स की नहीं होती है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी के मेंबर्स की नहीं है। मेंबर्स ये नहीं बोल सकते अरे हमने ही तो कंपनी बनाई है, अल्टीमेटली सब हमारा ही तो है। ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ये अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोल सकती है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, केस कर सकती है, केस किया जा सकता है, सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स है ये। और मेंबर्स एक ही नहीं है, जबकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर और इन फर्म्स को एक ही माना गया है, ये कोई सेपरेट नहीं है। फर्म का कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। पार्टनरशिप फर्म कभी भी पर्सन नहीं होगी। It is not having a separate legal entity into the eyes of law। बोलो पर्सन का मतलब जो यहाँ समझना चाह रहे हैं अपन, वो समझा आपने? अपन जिग्नेश, चाहे देवांश, चाहे मोदी सर, चाहे सिया, चाहे जो भी है, हम सब तो है नेचुरल पर्सन्स। और कंपनी कैसी है सर? कंपनी तो है एक आर्टिफिशियल पर्सन जिसे कानून के द्वारा बनाया गया है, नेचुरली जन्म नहीं लिया है इसने। ठीक है, तो कोई आपसे कंपनी की डेफिनेशन या फॉर्मूला पूछे तो मैंने आपको क्या कहा था, ये फॉर्मूला याद कर लेना, कंपनी इज इक्वल्स टू एसीबीसी। इसमें पहला ही शब्द है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन।
क्रिएटेड बाय whom? आर्टिफिशियल पर्सन created by law. Which law? Companies Act. So company is an artificial person created by law having perpetual succession and a common seal. बोलो कंपनी की डेफिनेशन तो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं ना, कंपनी का मीनिंग. सो इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट. ठीक है, चलिए. तो अब ये भी एक पर्सन है, तो पर्सन नेचुरल भी हो सकता है, पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है. जैसे कि कंपनी हुई, जैसे कि एलएलपी हुई, इसको भी पर्सन माना गया है, ये बात ध्यान रखिएगा. ठीक है, चलिए. सो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स. क्या ये पहला एस्पेक्ट समझ में आ गया आप लोग को? बोलो हाँ सर आ गया. पर्सन ही पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकते हैं. बोलो समझ आया? यस सर. सेकंड, who have agreed. ये पार्टनरशिप कैसे एग्जिस्टेंस में आती है? एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू. अभी ऊपर बता के आ रहा हूं कि है ना, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही पार्टनरशिप बनेगी. एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही पार्टनरशिप बनेगी. ठीक है, तो उन्होंने क्या एग्री किया है? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस. यानी कि पार्टनरशिप जो है सर, वो हमेशा बिजनेस, कोई ना कोई बिजनेस करने के लिए, काम धंधा करने के लिए बनी होनी चाहिए. पार्टनरशिप हमेशा इसीलिए बनेगी टू कैरी ऑन सम बिजनेस. टू कैरी ऑन सम बिजनेस, कोई काम धंधा करने के लिए बनी है, और उससे जो प्रॉफिट होएगा उससे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट किया जाएगा. वापस पढ़ते हैं. पार्टनरशिप is the relation between partner persons who have agreed to share the profits of a business. तो ये किस लिए बनी हुई है? पार्टनरशिप हमेशा बिजनेस करने के लिए, काम धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए बनी है. आप चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव से पार्टनरशिप नहीं खोल सकते हैं. यदि आपको कोई चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव से पार्टनर से कोई एंटिटी खोलनी है तो आप एनजीओ खोलिए. आपको चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव से कोई कंपनी खोलनी है, कोई एंटिटी खोलनी है, तो आप सेक्शन 8 कंपनी खोलिए. हाँ जी, सेक्शन 8 कंपनी फॉर्मेट बनाया जा सकता है चैरिटेबल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. आप सेक्शन 8 कंपनी विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी ऑब्लिक कंपनी फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, आप वो बिल्कुल कंपनी फॉर्मेट में नॉन बिजनेस पर्पस या चैरिटेबल पर्पस के लिए भी चला सकते हैं. लेकिन पार्टनरशिप चैरिटेबल पर्पस के लिए कभी नहीं खुलेगी, हमेशा बिजनेस करने के लिए खुलेगी. और बिजनेस से जो प्रॉफिट्स होगा, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, वो आपस में बांटने के लिए. ये भी एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है. यदि एक जना काम ही काम करता रहे, उसके साथ में प्रॉफिट बांटा ही नहीं जाए, तो वो कोई पार्टनरशिप नहीं होगी, क्योंकि उसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो ही नहीं रहा है. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या केवल प्रॉफिट्स होंगे वही शेयर किए जाएंगे? यदि लॉसेस हो जाए तो क्या होगा? क्या वो शेयर नहीं किए जाएंगे? यदि लॉसेस शेयर करने की बात करी तो क्या पार्टनरशिप बनाने को क्वालिफाई नहीं होंगे क्या हम? बताइए, लॉसेस शेयर नहीं करने पड़ेंगे क्या यदि लॉसेस हो गए तो? करने पड़ेंगे सर. मेक अ पार्डन? करने पड़ेंगे सर. करने पड़ेंगे, बहुत सिंपल है. तो ये डीम्ड माना गया है फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. ऑब्लिक लॉसेस साइलेंट है, लेकिन वो भी इंक्लूडेड है कि यदि लॉस हुए होंगे तो वो भी शेयर किए जाएंगे. तो केवल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब ये नहीं है कि लॉसेस हुए तो कौन शेयर करेगा, ऐसा नहीं है भाई. प्रॉफिट्स और यदि लॉसेस हो रहे हैं तो लॉसेस भी शेयर किए जाएंगे. ठीक है, सो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, यानी कि ओनली पर्सन्स हु आर सेपरेट लीगल एंटिटी इनटू द आईज ऑफ लॉ, और जिनकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, वही पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकते हैं. अभी हम पढ़ेंगे पर्सन्स हु आर कॉम्पिटेंट टू बिकम पार्टनर्स. ये सेकंड पॉइंट यही आ रहा है. अच्छा, उन पर्सन्स ने एग्रीमेंट बनाया है, तो पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट के थ्रू ही एग्जिस्टेंस में आएगी या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही आएगी. स्टेटस के थ्रू कभी नहीं आएगी. जैसे एचएफ में पैदा होता ही आपको मिल जाते हैं सारे अधिकार. ठीक है, who have agreed to share the profits of a business. ठीक है, जो आपने प्रॉफिट्स शेयर किए, मतलब बिजनेस चलाने के लिए आपने पार्टनरशिप खोली है, और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होगा उसमें. केवल एक ही जना सारे प्रॉफिट्स रख लेगा तो वो कोई पार्टनरशिप नहीं है. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होगा. और डीम्ड बात है कि यदि लॉसेस हैं तो लॉसेस भी शेयर किए जाएंगे.
Now next part, carried on by all or any of them acting for all. Carried on by all, पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स थे, चारों मिलके पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कर रहे हैं, तो कैरिड ऑन बाय ऑल, सब मिलके कर रहे हैं. और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है ये एक जना बाकी सबके बिहाफ पे काम कर रहा है. क्या ऐसा हो सकता है? हाँ सर, ये एक एक्टिव पार्टनर, ये स्लीपिंग पार्टनर, तो एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर के बिहाफ पे भी काम कर रहा है, इस दूसरे एक्टिव पार्टनर के बिहाफ पे भी काम कर रहा है. तो एक बंदा पूरी फर्म को अपने काम से बाइंड कर सकता है. ये बताया था या नहीं बताया था? अभी बताया था ना. एक बंदे के काम से, सिंस ही इज वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स एज वेल एज द पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, तो एनी पार्टनरशिप फर्म का काम धंधा सब मिलके भी कर सकते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इन सब के लिए भी काम कर सकता है. यानी कि ये क्या बता रहा है? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स. हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है. या साफ साफ वापस देखो, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का एजेंट है. यानी कि एजेंट क्या करता है? प्रिंसिपल को अपने काम से बाइंड कर देता है. तो इसने जो काम फर्म के बिजनेस के दौरान किए हैं अब इंडिविजुअली, उनसे ये सारे बाइंड होने लग जाएंगे बाकी के पार्टनर्स, क्योंकि ही इज वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ द पार्टनर, रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म. फर्म भी बाइंड होने लग जाएगी. ये पार्टनर भी बाकी के पार्टनर्स और एजेंट और फर्म का एजेंट है. हर पार्टनर बाकी के पार्टनर्स का एजेंट और पूरी फर्म का एजेंट है, तो सबको अपने कामों से बाइंड करने लग जाएगा. इस लाइन का मतलब होता है ये बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है एजेंसी रिलेशनशिप, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप. सारे पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के एजेंट है, एक दूसरे को अपने कामों से बाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप. व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप. और भी हैं, लेकिन सबसे बढ़िया टेस्ट कौन सा है पार्टनरशिप का? वेदर देयर इज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स और नॉट. वो एक दूसरे के कामों से बाइंड हो रहे या नहीं हो रहे. सो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. बोलो, इसका मतलब समझ में आया? पूरी पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझ में आई? यस सर. कितने सारे चीज निकाले. पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स. हर कोई नहीं बना सकता, हर कोई सेपरेट पर्सन नहीं है. ठीक है, जैसे कि 4 जने मिलके तो पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं. जिग्नेश, सिया, शैली, मोहित, ये 4 जने मिलके पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं. ये सब पर्सन्स हैं. ऐसा भी हो सकता है जिग्नेश, सिया और पेटीएम लिमिटेड ने मिलके पार्टनरशिप फॉर्म है. पेटीएम लिमिटेड क्या है? कंपनी है. कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन और सेपरेट लीगल एंटिटी. तो ऐसा भी हो सकता है 2 नेचुरल पर्सन्स और एक आर्टिफिशियल पर्सन ने मिलके पार्टनरशिप बनाई. भाई ये भी पर्सन है, सेपरेट लीगल पर्सन है इनटू द आईज ऑफ लॉ. ऐसा भी हो सकता है 2 कंपनियों ने मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई, ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं. ऐसा भी हो सकता है जिग्नेश ने, एक कंपनी ने और एक एलएलपी ने पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप साझेदारी करी. ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वो पर्सन होना चाहिए. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में जिग्नेश, मोहित और एक दूसरी पार्टनरशिप फर्म आ रही है पार्टनर बनने के लिए. सर पार्टनरशिप फर्म कभी भी सेपरेट पर्सन होती नहीं है, इसलिए इसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये पर्सन नहीं है. इसलिए पार्टनरशिप फर्म कैन नेवर बी अ पार्टनर इन अनदर पार्टनरशिप फर्म. बोलो समझ में आया? पर्सन का मतलब कितना गुड अर्थ है. So partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business. Business होना जरूरी है, charitable purpose नहीं चलेगा. Share the profits. Carried on by all or any of them acting for all. कोई भी एक जने के द्वारा या सब जने एक के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, एक जना सबके बिहाफ पे काम कर रहा है, यानी म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप which is the true test of partnership. ये सब होंगे तो ही आपकी पार्टनरशिप बनेगी. अब याद हो जाएगा? बोलो. यस सर. ठीक है, मैं आपको नया लिंक भेजता हूँ. टाइम खत्म हो गया है. क्विकली 14 के 14 जने उस पर ज्वाइन करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम.